जापान जिन परिस्थितियों का अनुभव कर रहा है उसे पता चलता है कि जब किसी देश में एक बड़ी आबादी में और लगातार जन्म दर में कमी आने लगे तो फिर उसे रोकना कितना मुश्किल हो जाता है। जापान का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है कि वहाँ के लोग खूब मेहनती होते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को महारत हासिल है। लेकिन तमाम टेक्नोलॉजी के होते हुए भी जापान जनसंख्या समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। जापान की आबादी तेज़ी से सिकुड़ रही है और बच्चे पैदा करने पर बड़ा इनाम होने के बाद भी जापान का जन्म दर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति ये हो गई है कि जापान की आबादी की 1/4 हिस्से की उम्र 62 साल से ज़्यादा है। यानी जापान तेज़ी से बूढ़ा होता जा रहा है और सरकार की हर कोशिशें नाकाम हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जापान की युवा बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहते हैं? जापान की युवाओं में किस बात का डर है? आखिर जापानी युवाओं में बच्चे पैदा करने से लेकर उन्हें पालने पोसने और परवरिश करने की क्षमता क्यों कम हो गई है? आइए समझते हैं इसको। जापान की जनसंख्या का गणित समझिए। जापान की जनसंख्या इस सदी के मध्य तक बुरी तरह से सिकुड़ जाने का अनुमान है। अनुमान लगाया गया है कि साल 2065 तक जापान की आबादी घटकर 8 करोड़ 80 लाख हो जाएगी। यानी वर्तमान जनसंख्या के मुकाबले कुल जनसंख्या में 30% तक की कमी आ जाएगी। जापान की जनसंख्या फिलहाल 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान की जनसंख्या में तेज़ी से कमी आने का मुख्य वजह जापानी युवाओं लगातार कम होती प्रजनन क्षमता है। 1970 के दशक के मध्य से जापान की प्रजनन दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 2000 के दशक की शुरुआती में महिलाओं का प्रजनन दर घटकर सिर्फ 1.3 के स्तर तक पहुंच गया था, जो चिंताजनक है। वही साल 2005 में जापान का TFR घटकर 1.26 के निचले स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि सरकारी कोशिशों के बाद साल 2010 में इसमें मामूली सुधार हुआ और ये 1.4 के स्तर तक पहुंचा। आइए देखते हैं वहां बच्चे पैदा करने में क्यों हो रही है परेशानी। जापान में पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप का चलन तेज़ी से बढ़ा है। लिहाजा लिव इन में रहने वाला युवा अपनी ज़िंदगी तो मज़े से जीने लगे हैं, लेकिन उन्होंने माँ बाप बनने से छुटकारा पा लिया है। जापान में शादी के बाहर बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी युवा अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भले ही साथ रहते हैं, लेकिन वो बच्चे को झंझट मानने लगे हैं। 1950 के दशक के बाद से जापान में शादी के बाहर बच्चे का जन्म सभी जन्मों का लगभग 2% है। जापान की प्रजनन दर में गिरावट मुख्य रूप से कम युवा महिलाओं की शादी के कारण है। जापान में चरम प्रजनन उम्र 25 से 34 में अविवाहित रहने वाली लड़कियों का अनुपात 1970 तक स्थिर रहा, लेकिन 1975 तक यह अनुपात बढ़कर 21% से ऊपर चला गया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2020 में 25 से 29 साल की उम्र तक की 66% लड़कियों ने शादी ही नहीं की है। वही 30 से 34 साल की उम्र की 39% लड़कियों ने शादी नहीं की है। जापान के लिए यह आंकड़ा चौंकाने वाली नहीं बल्कि डराने वाला है। जापान की युवा लड़कियां देश में आर्थिक अवसरों में तेज़ी से सुधार के कारण शादी करने और बच्चे पैदा करने से कतराने लगी हैं। जापान में साल 1980 के बाद से 4 सालों वाले प्रोफेशनल कोर्स में लड़कियों के दाखिले में भारी वृद्धि दर्ज की गई और साल 2020 में जापान की 51% लड़कियां 4 वर्षीय कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने लगी हैं। वहीं जापान में युवा महिलाओं की रोजगार दर में भी भारी वृद्धि हुई है। 25 साल से 29 साल तक की आयु वर्ग की महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 1970 में 45% से लगभग दुगुनी होकर 2020 में 87% हो गई, जिसका असर सीधे तौर पर जापानी समाज पर पड़ा है और जापान में विवाह परंपरा का पतन होने लगा है। प्रोफेशनल लड़कियां अब शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। जापान की लड़कियों के लिए शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, घर संभालना अब बहुत बड़ा बोझ बन गया है। इसके साथ ही जापानी समाज में घरेलू कार्य में पुरुषों का योगदान अभी भी काफ़ी कम है और इसने लड़कियों के मन को शादी करने से और तोड़ा है। लिहाजा जापानी समाज का ताना बाना ही गड़बड़ाने लगा है। जापान में एक तरफ लड़कियों के लिए आर्थिक अवसर तो काफ़ी
ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी जापानी समाज अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने में नाकाम रहा है। लिहाजा प्रोफेशनल विवाहित महिलाओं के लिए अपने कामकाज और अपने घरेलू जीवन में तालमेल बैठाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, उनके लिए अपने बच्चों को पालना एक मुसीबत बन चुका है। लिहाजा जब प्रोफेशनल लड़कियां जब ऐसी महिलाओं को अपने आसपास अपनी कंपनी में परेशान देखती है, तो फिर वो शादी करने के बाद से मुकर जाती है। उनमें शादी करने और बच्चा पैदा करने को लेकर खौफ बैठ जाता है और नतीजा आज की स्थिति के तौर पर नज़र आता है। सरकारी कोशिशें हो रही है नाकाम। जापान की सरकार ने प्रजनन क्षमता में आई भारी गिरावट की समस्या से निजात पाने के लिए 1990 के दशक के मध्य में कम प्रजनन क्षमता को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जापानी सरकार ने चाइल्ड केयर संस्थाओं की सेवाओं में विस्तार शुरू किया और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ सालों से जापानी सरकारों ने जन्म से लेकर युवा स्तर तक दीर्घकालीन नीति सहायता बनाने की वकालत की है, ताकि बच्चों के जन्म होने के बाद से लेकर युवा अवस्था तक उसकी पूरी देखभाल सरकार करे। इस मामले में जापान के लिए आगे का रास्ता क्या है? जापान के पास युवाओं में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने और बच्चों को लेकर इमोशन पैदा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लिहाजा एक्सपर्ट का कहना है कि जापान सरकार को फौरन जनसंख्या में गिरावट से जुड़ी भारी सामाजिक और आर्थिक लागत को कम करने के लिए महिलाओं और जोड़ों को उनके काम और पारिवारिक भूमिकाओं को संतुलित करने में मदद करनी चाहिए। वही जापान के श्रम बाजार को परिवार के अनुकूल बनने की ज़रूरत है, जबकि घर पर पुरुषों को भी महिलाओं के काम में भागीदारी निभानी होगी। वही कार्यस्थल को महिलाओं के मुताबिक ढालना होगा और महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखना होगा, ताकि जापान की समाज में महिलाओं के साथ आने वाली परेशानी को कम करते हुए जनसंख्या वृद्धि की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।